हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज का बड़ा ही अच्छा क्लास है हम लोगों का। आज हम लोग पेन एंड पेपर का यूज नहीं करेंगे, वीडियोज ऑन करके बैठेंगे, कोई बोर्ड लैग नहीं करेगा, वॉइस लैग नहीं करेगा और सीधा होके बैठेंगे थोड़ा सा। आज भी इतना टेंशन में सक्षम हूँ, आज तो कोई डिफरेंशिएशन सॉरी मॉडुलस वॉडुलस कोई फंक्शन नहीं आएगा। गुड इवनिंग सर। क्या हो गया इतना स्मूथ बना के गया सर? गुड इवनिंग सर। वीडियोस ऑन करो यार, थोड़ा सा लगे कि हम भी बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आपको जो बोलना है बोलो फिर जाओ आप हैं? सर पता है मेरा प्राइमस मतलब आई ट्यूटर पे प्राइमस अभी भी डला हुआ है, तो मैं कल एग्जाम ही नहीं दे पाया और कॉल किया सेंटर पे, कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। क्या किया जाए? आपने किसको कॉल किया था? सर वो जो सेंटर का नंबर था ना आकाश वाला, उस पे। किसको कॉल किया था उसको बाद में डिस्कस कर लें। हो गया, इतने बच्चों के वीडियोस ठीक है। अरे तुम्हारे काम की बात करने वाले, आज तो शक्ल दिखाओ। मैं भी नहीं बोलूंगा आज। ओके। इसमें क्या है कि ये जो वेबिनार है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वेबिनार फॉर 11th स्टूडेंट, स्पेशली 11th स्टूडेंट के लिए। और ये काफी अर्ली हो गया, ये एक बेहतर चीज है क्योंकि अभी हमारे पास समय है 1.5 ईयर प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए और इसको अपने प्रैक्टिस में एंड एग्जाम में अप्लाई करने। एज यू नो द टॉपिक ऑफ दिस, हाउ टू इम्प्रूव द सॉल्विंग स्किल। हाउ टू इम्प्रूव द सॉल्विंग स्किल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। अभी तक ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये दिस इज द जनरल जनरल इन द सेंस ये है। आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम होंगे, we will discuss later after the conclusion of this particular session. जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए तो बात नहीं करूंगा। इन जनरल जब हम लोग बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो पूरी दुनिया के है, अगर आधे बच्चों से कहते होगे कि मैंने मैथ्स ले लिया, तुमने मैथ्स ले लिया, मतलब एक डरावनी शक्ल लेके, मतलब ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा खूंखार अंदाज में होता है, तो बहुत सारे लोग इससे वैसे भी डरते हैं। ठीक है, जिन्होंने मैथ्स नहीं कराया तो उनकी इच्छा होती है कि मैथ्स पढ़ लेता तो मेरा अच्छा हो जाता है। तो जो पढ़ रहे हैं उनकी अलग समस्या है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी अलग समस्या है। बिकॉज ये जो मैथमेटिकल स्किल है, स्किल होता है, ये एक स्किल होता है। मैथमेटिकल सॉल्विंग एक स्किल होता है, लॉजिकल स्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने 11th में किया, काफी उठापटक, काफी जद्दोजहद, काफी मेहनत, कभी ये स्लिप हो जाता है, कभी ये स्लिप हो जाता है, कभी ये स्लिप हो जाता है, कभी ये स्लिप हो जाता है। तो काफी जद्दोजहद वाला अभी लग रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे 10th में हम लोग निकल के आए थे, वो वाला नहीं है। 10th में कुछ चीज छोड़ भी देते थे तो संभाल लेते थे, रात रात भर में पढ़ के संभाल लेते थे। 11th में संभल ही नहीं रहा है, मतलब रिवाइज करने गए तो मॉडुलस भी रिवाइज नहीं हुआ रात भर में, मॉडुलस में घूम घूम के रह गए, अलजेब्राइक फंक्शन ये सब ठीक है। तो ये जो जद्दोजहद है, ये हमारा अभी से बढ़ रहा है और यही ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही सबसे बेस्ट पार्ट है मैथमेटिक्स। यही हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर एक दिन मेहनत करो, तभी जब काम आएगा तब मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अदरवाइज मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूँ।
आप अगर ये सोचोगे कि मेरा 8 सितंबर को टेस्ट है और 7th को मैं पढ़ूंगा, तो कहेंगे भाई रहने दे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये हमें सिखाता है कि अपने लाइफ में एवरीडे प्लान्ड होना चाहिए। और अभी ये बहुत अच्छे रूप में 11th में क्या होता है, 11 12th में मैथमेटिक्स अभी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे 10th तक का स्किल डिफरेंट होता है, वहां पे माइंडसेट और स्किल सेट डिफरेंट होता है। 10th तक हमारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही चीज को, अगर किसी पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे उन्होंने एनसीईआरटी बहुत बार किया होगा, जब मन करता था तभी बैठ के एनसीईआरटी खत्म कर लेते थे। पेरेंट्स ने डांटा ये चैप्टर करो, आधे घंटे में एनसीईआरटी खत्म कर लो। किसी ने कुछ कहा, टीचर ने कहा होमवर्क करो, तुम पढ़ते नहीं हो सर, मैं आपको कल एनसीईआरटी, हम कर लेते थे। वहां के माइंडसेट और वहां के स्किल डिफरेंट थे, लेकिन वहां भी बातें वही थी जो अभी 11th में, लेकिन थोड़ी सी बढ़ चढ़ के आ गई। वहां पे बस ये था हमारे पास कि वहां पे एक चैप्टर होता था, उसमें कुछ कंसेप्ट होते थे, कुछ फॉर्मूलाज होते थे, उसमें से कुछ हम भूल जाते थे और कह देते थे हमारा सिली मिस्टेक हो गया। 20 नंबर में से 16 नंबर आ गया, सिली मिस्टेक हो गया, 18 नंबर आ गया, सिली मिस्टेक हो गया। कभी हम इस बात पे ध्यान ही नहीं दिए कि ये जो हमारे आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये ब्लंडर है। क्योंकि वो उस समय 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का उतना अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन जब, तो हमारा जो अब परफॉर्मेंस मेजर होने वाला है ना, आप सब लोग आकाश जो ज्वाइन किए हुए हो, आज तो बहुत सारे लोग पता नहीं पढ़ा भी नहीं, रुक जाओ एक चैप्टर भी खत्म कर देते हैं आज। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस मेजर होगा ना, वो अब एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नहीं है। अब यहाँ पे दो टाइप के परफॉर्मेंस मेजर होंगे, एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस और एक रिलेटिव परफॉर्मेंस। अब ये चीज, ये टर्म क्या है, ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस क्या है और ये रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है। अभी मैं सारे बच्चों से पूछूंगा तेरे बोर्ड के रिजल्ट कैसे है बच्चे, सर मेरा 90%, मेरा 95%, मेरा 96%, मेरा 85%, मेरा सब। दिस इज द एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। इट मीन्स व्हाट, यू आर you have the better knowledge of 90% of the syllabus, you are getting 90% marks. You have the knowledge of 80% of the syllabus, you get 80% marks. 30% 40% वाले मैथ्स नहीं लेते हैं, ये मुझे पता है, तो उस टॉपिक पे हम जाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा मैथमेटिकल स्किल था, या अभी तक जो हमारा परफॉर्मेंस था, वो एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस था, यानी किसी भी कंटेंट या किसी भी टॉपिक के बारे में इफ वी नो 30% 40% 50%, अकॉर्डिंग टू दैट वी गेट द मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। दिस इज फॉर साइंस, दिस इज फॉर सोशल साइंस, दिस इज फॉर इंग्लिश, दिस इज फॉर हिंदी। देयर इज द एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। स्कूल में देखोगे हर एक बच्चा, एक ही सेक्शन में बच्चा होगा, पता चला 15 बच्चों के 90% के ऊपर है, ठीक है। और तुम्हारे सेक्शन में 15 बच्चों के, ऐसे करके सेक्शन लाखों सेक्शन है, यानी 15 लाख बच्चों के 90% के ऊपर है। लेकिन ये जो आईआईटी जेई है ना, उसको 15 लाख बच्चों को लेना ही नहीं। लोग कहते हैं कि जेई में सिलेक्शन चाहिए, मैं कहता हूँ जेई में रिजेक्शन से बचो। सिलेक्शन तो तब होता है जो भर भर के सिलेक्ट करते, वहां तो रिजेक्ट करते। 15 लाख बच्चे बैठते हैं, पहले 2.5 लाख रहते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। फिर तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस जो होता है ना, कि आप कितना बेहतर कर पाए इन कंपैरिजन टू अदर, विदाउट कंपेयरिंग विद द नॉलेज ऑफ द अदर। हमारा क्या होता है कि क्लास में जब हम क्लास लेते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, लेकिन वो नहीं पूछते हैं, क्यों पता है? उनको लगता है कि अगर पूछ दूंगा तो टीचर को पता चल जाएगा मुझे नहीं आता है, मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊंगा, शक्ल कहाँ दिखाऊंगा। वाई? कुछ बच्चे इस सोच में ही बैठे रहते हैं कि अच्छा जी, मिस्टर रामलाल को समझ में आ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा। रामलाल बहुत, यार उसको बड़ी जल्दी, वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, वो इंटेलिजेंट होगा तो उसका आईआईटी में होगा और मेरा नहीं। यानी पहला ही जो बैटल है वहीं पे हम हार गए। क्योंकि ये जो है,
आपको मैं बताऊं, आपका एक्चुअल जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा 6 मंथ के बाद। अभी ना तो कोई पहलवान है, अभी बहुत सारे बच्चे दिखते हैं क्लास में, उनके क्वेश्चन जब होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया। नो, उस बच्चे को ठोक पीट के हम लाइन पे लाते हैं कि रिलेवेंसी पे आओ, वो अलग चीज है। लेकिन 6 महीने के बाद देखोगे जो कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव रहेगा, रोज मेहनत करेगा, रोज प्लानिंग करेगा, प्लानिंग नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। प्लानिंग तो आप बहुत कर चुके हो, एग्जीक्यूट करेगा, रोज प्रैक्टिस करेगा, जितना सिखाया जाएगा पहले उसको सीखेगा, एंड आफ्टर दैट वो धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ जाते हैं, और वही आगे उसका ग्रोथ होगा। क्योंकि दिस इज नॉट दैट आज मैं आपसे कहूं कि आपका रैंक 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है आईआईटी में, कुछ नहीं कह सकते। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल इन आकाश इंस्टीट्यूट। बहुत सारे बच्चों की जर्नी मैंने 8 से देखी है। बहुत सारे बच्चे थे 8th में बहुत इंटेलिजेंट थे, 9th में बहुत इंटेलिजेंट थे, 10th में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर दिया तो खराब हो गए। कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत कर देते एक समय के बाद पढ़ना बंद कर देते। कुछ बच्चे थे 9th में एवरेज थे, 10th में एवरेज थे, 8th में एवरेज थे, 11th में एवरेज थे, 12th तक किसी टीचर को पता नहीं था इसका रिजल्ट भी आ सकता है। वो बच्चे टॉप 500, टॉप 100 जिनके बारे में पता था कि वो 10,000 में भी नहीं आ सकते, टॉप 500 में आके रिजल्ट लेके आईआईटी कॉलेज में जाके अपना कर रहे हैं। इसमें एक ही चीज है, कंटिन्यूटी विद द स्टडीज। इफ यू आर कंटिन्यूअस, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, सीखने में समय लग रहा है, कोई बात नहीं, जब सीख लो तो फिर निकलना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना। दीज आर फ्यू थिंग्स जो आज के सेमिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के सेमिनार का मुख्य मुद्दा जो है ना, मुख्य मुद्दा ये है कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जब हम लोगों से कई सालों से बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो हम उन सारे पॉइंट्स को गैदर करते हैं। जैसे कोई बच्चा इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम रोया, सर मैं तो करता हूँ मुझे समझ में नहीं आता, सर आता तो सब रहता है, एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आ जाता हूँ, सर पता चला आंसर भी निकाल दिया, क्वेश्चन का मार्क भी कर दिया, आंसर भी आ गया, बाद में वो गलत हो गया। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के ही हैं। तो उन सब में हमने एक सीक्वेंस बनाया, एक सीक्वेंसिंग करी है। तो सबकी एक जो मेजर डिफिकल्टी होती है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो सबसे मेजर कंसेप्ट है, चाहे वो आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, किसी भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहली जो गलती होती है, क्वेश्चन को ठीक ढंग से रीड नहीं करना। ये सबसे पहली गलती होती है, पता नहीं कितनी जल्दी होती है। क्या होता है, क्वेश्चन को जब हम ठीक ढंग से रीड नहीं करते तो व्हाट इम्पैक्ट क्या आएगा। क्वेश्चन पढ़ा, टक 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 टक, फिर लिखा, फिर रुके, फिर वापस क्वेश्चन पे, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, इतना हौच पौच हो गया कि थोड़ी देर में टाइम भी किले हो गया, क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है। दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली विथ ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम फ्रेश क्वेश्चन टाइप से देखो ना, बाद में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी देखेंगे। एक बार क्वेश्चन जो एग्जाम में है उसको फ्रेश माइंडसेट के साथ तो रीड करो। डोमेन देखा, ओ डोमेन डोमेन डोमेन, नहीं यार इतने घबराहट किस बात की है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अच्छा ये चीज है, डोमेन निकालना है। बहुत सारे बच्चे जब सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं उसमें कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन निकाल के आ जाते हैं, घर पे कहते हैं मैंने पूरा कर दिया पेपर। भाई रेंज कौन निकालेगा। सर उसमें रेंज भी तो x इज इक्वल टू वाई करके कुछ वैसे करते हैं, उसमें बहुत लंबा चला जाता है। उस बाद में डिस्कस करेंगे लंबे को छोटे कैसे किया जाए। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम ये भी है।
कि हम देखते हैं बहुत लेंदी है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। और भी प्रॉब्लम्स है कि सर मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, मैं टाइम से पूरा नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स है। इन सब का जो रूट कॉज है ना, सबसे पहली बात, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू मस्ट रीड क्वेश्चन केयरफुली विथ ओपन माइंड, विदाउट बायस होके, किसी चीज के लिए घबराहट के बिना। क्वेश्चन रीड करते करते हमें करना क्या चाहिए? क्वेश्चन रीड करते करते, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना चाहिए, विद ओपन थॉट, ओपन माइंड से रीड करना चाहिए, विदाउट बायसनेस। पहले रीड कर लिया, रीड करने के बाद क्या करना चाहिए कि रीड करने के बाद अपने तरीके से पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। अपना तरीका क्या होता है? अब मेरे तरीके से समझोगे तो मैं तो अपना दिमाग लगा रहा हूं, मैं तुमसे तो कह नहीं रहा हूं ना कि मैं कैसे समझ रहा हूँ। आप मुझसे पूछते हो इसको कैसे समझा, तब मैं बोलता हूँ, अदरवाइज अपने तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अपने तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो सपोज करो मॉडुलस का है, तो अच्छा मॉडुलस फंक्शन में, अगर मान लो मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस फंक्शन में इसमें डोमेन रेंज कह रहा है, तो इसको मैं ग्राफिकली भी निकाल सकता हूँ और कुछ जुगाड़ ग्राफिकली निकाल सकता हूँ, इसको ब्रेक कर करके भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया, हमने सोचा ये पैरेलली चल रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए कह रहे हैं तो स्टिक हो जाना। अच्छा, इसमें मुझे y की वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसमें डोमेन निकालने कह रहा है, एक्स की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन होता है। ये अपने आप को समझा दिया क्वेश्चन रीड करके। ठीक है बेटा, क्वेश्चन रीड करके जब आपने अपने आप को समझा दिया, उसके बाद आपने क्या किया? पहला तो आपने क्वेश्चन को रीड किया और अपने आप को समझा दिया, और तब तक समझाते रहे जब तक क्वेश्चन आपका सही से अंडरस्टैंड ना हो जाए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, इन जनरल होता है ना क्लास में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कहा अच्छा टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स, सर व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? भाई रुक जा, रुक जा। इसमें क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन को समझा नहीं, अभी हम सुने नहीं, और हमने क्वेश्चन को सही, ये क्या हो गया कि हमने शुरू किया। अगर किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो अगला तो वही होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तो कोई क्या है, बाहर तो नहीं जंप करेगा। उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी ये हैबिट होता है, क्वेश्चन रीड किया तुरंत जंप ऑन द कंक्लूजन। एक क्लास है, अब नाम नहीं बताऊंगा, उस क्लास में एक बच्चा है, उसका मैंने लिखा है भविष्यवाणी करने वाला। मैं क्वेश्चन कोई भी लिखूंगा वो आंसर बता देगा। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने आंसर बोलना है 1। मैंने कैसे? फिर वो गायब हो जाएगा 5 मिनट के लिए। तो उसको मैंने कहा भविष्य वक्ता है, मैंने भविष्यवाणी किए बिना, और फिर उसको थोड़ा सा डांटता हूँ, सही करके बताता है। 12th में है अभी, नया नया जोश। तो होता क्या है कि क्वेश्चन को रीड किया, अब जैसे मान लो मॉड एक्स का डोमेन क्या होगा, और 1/mod x का डोमेन क्या होगा, तो मॉड एक्स का डोमेन हमने आर दिया, 1/mod, सर आर होगा है, ऐसे बोला है। नहीं नहीं सर, ओ सर सॉरी सर, r-0 होगा सर, डिनोमिनेटर में चला गया। तो दूसरी बार में करेक्ट किया, मतलब ये एक एग्जांपल है कि वो दूसरी बार में करेक्ट, तो ये चीज पहली बार में करेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन को ठीक से देखा नहीं, और क्वेश्चन को इंटरप्रेट ठीक से नहीं किया कि ये तो चला गया डिनोमिनेटर में, 0 नहीं होगा तो उसको हटाना है। तो इसीलिए रीड, क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली और अंडरस्टैंड करना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर दैट आप आगे बढ़ो, अगर ये दोनों नहीं हो रहा तो छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ भाई। हम लोग करते क्या है, एक क्वेश्चन को लेके रीड करते रहते हैं महाराजा की तरह। नहीं करना है भाई, छोड़ो ना, क्योंकि बाद में बताएंगे छोड़ना क्यों जरूरी है। लेफ्ट करने भी आना चाहिए, बाउंसर आ जाए तो झुकने भी आना चाहिए। हर बॉल पे 6 ही नहीं मारा जाता है ना, डिफेंस भी करा जाता है। अगर तुम्हें लंबी पारी खेलनी है तो हर बॉल पे ऐसे आरा तिरछा करेगा तो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, नहीं तो मुंह तुड़वा के आ जाएगा वापस, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, तब आगे के प्रोसेस क्या है कि क्वेश्चन के व्हाट एवर द डेटा इज गिवन,
कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे घर से कुछ लोग निकलते हैं ना, उनको पता है रोड पे चलना है, वेयर टू गो नहीं पता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बचपन से सिखाया गया गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड, करते थे ना हम लोग बचपन में, लिखते थे ना गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या करना है। तो यानी अगर विदाउट गोल, उसको कहते हैं, देखो सुबह में आप कहते हो कि अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं, तो गोल क्लियर है, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो। मैं घूमने जा रहा हूं, उसको वॉक कहते हैं। घूमने जा रहा हूं उसको वॉक कहते हैं। तो सामने वाला पूछ देगा कहाँ। अगर तुम कहोगे मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं, तो सब समझ जाएगा पार्क वार्क रोड रोड पे भाग जाके भागेगा। लेकिन मैं घूमने जा रहा हूं, वे पहला क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन वे, मैं जा रहा हूं, तो सामने वाला पूछेगा कहाँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वे। तो क्वेश्चन जब आप कर रहे हो, तो क्या आपको पता है कि वेयर टू रीच, हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद आगे बढ़ोगे ना। इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है। डेटा के साथ क्या होता है, डेटा के साथ बच्चों के पास एक बहुत ही एक मिथ होता है, एक बहुत ही ऐसा टाइप का होता है ना कि डेटा कोई रहता है ना, उनके पास एक ऐसा होता है। ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है, सर ये क्वेश्चन ना बहुत लेंदी था इसीलिए मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। मतलब बड़ा सा क्वेश्चन आ गया ना, काफी लिखा हुआ क्वेश्चन, उसको नहीं पढ़ता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका एकदम ऑनेस्ट आंसर देंगे। मैं कहता हूँ एक पर्सन के पास जाओ, उसका नेचर पता लगा क्या, मतलब किस तरीके का है, उसका बिहेवियर कैसे। एक है बहुत ज्यादा बोलता है, और एक कुछ बोलता ही नहीं है। किसका पता लगाना आसान है? जो बहुत ज्यादा सर जो बोलता नहीं है, जो बहुत ज्यादा बोलता है सर, जो जो बहुत बोलता ज्यादा नहीं है उसका बोलता है। कैसे पता लगाओगे? तो मेरे से क्वेश्चन पूछ, सर। पूछ सर आपको क्या पसंद है, पूछो, मैं तुमको आंसर देता हूँ। सर आपको क्या पसंद है? कुछ नहीं। सर ये लेकिन पता क्या चल रहा है ना कि ये क्या बहुत समझ में, शांत। नहीं क्या समझ में आया कि मेरा बिहेवियर क्या है? कि मेरे ना बोलने से शांत और शांत कैसे पता चल जाएगा? तो वो एक्सप्रेशंस नहीं है, इसलिए कुछ नहीं पता चल पाया। अच्छा, तुम मेरे से पूछो कि सर आप क्या क्या करते हो, और मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बेटा मैं सुबह में उठता हूँ, उसके बाद बाकी जो रेगुलर करते हैं वो सब लोग करते हैं, उसके बाद बैठता हूँ, बच्चों के बारे में सोचता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, तो ऐसे करता हूँ। फिर शाम में जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से वापस आता हूँ, 8 बजे वापस आता हूँ, फिर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर नहाता होता हूँ, बिकॉज कोरोना के सिस्टम। अब मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तुमने सारी बातें निकाल के, आपने यस। पूरे पूरे दिन भर की रूटीन मेरी बता ली। आपसे मुझे क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, रात में सो जाता हूँ। इससे क्या पता चला? कुछ मतलब नहीं। इफ इट इज इन द क्वेश्चन देयर इज द लेस इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगा के मेहनत करना होगा उस बात को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो कम बातों का पता लगाना पड़ेगा। तो जो ज्यादा लंबा है उसमें ज्यादा डेटा है, ज्यादा डेटा है तो कम डेटा पता लगाना। जनरली मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन में होते थे, छोटा सा सीरीज का क्वेश्चन दिमाग खराब, और बड़ा सा होता था राजू श्याम के बगल में बैठा, श्याम राम के बगल में बैठा, सर्कल बनाया, सबको बैठा दिया, खत्म। लेकिन उसको डर के मारे हम पढ़ते ही नहीं थे। तो होता क्या है कि इफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है ना, डेटा कलेक्ट करते जो करेक्ट है, तो फाइनली क्या फाइंड करना है, और फाइनली जो तुम्हें फाइंड करना है ना, वो डेटा को सीक्वेंस में करके यूज करते जाओ, आ जाए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन पे बायस्ड होके नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत सारा लिखा हुआ है तो इसको नहीं करूंगा, ये कम लिखा हुआ है इसको करूंगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मॉड एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सोचो, देखो कुछ नहीं बोला, मॉड एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे?
इनफाइनाइट। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, कम इंफॉर्मेशन है, तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। अरे लिखना नहीं, अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कम इंफॉर्मेशन है, कम इंफॉर्मेशन है, और कम इंफॉर्मेशन है तो दिमाग क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। मॉड एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स, मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा तो क्या होगा, चल रहा है ना दिमाग में? ये मैं बता रहा हूँ कि इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन यू नीड मोर फोकस, ज्यादा उसमें से इंफॉर्मेशन को निकालना है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 कैसे होगा, क्लास की बात है, यहाँ की बात कि मैंने ऐसे सोचा y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन के ऊपर रहता है तो इधर ऊपर रहेगा, इधर वाला लाइन जाके उसको काट देगा कहीं। मॉड एक्स का ऐसे लाइन बनेगा, ई रेज टू द पावर एक्स का ऐसे लाइन बनेगा, इधर वाला ऊपर से निकले, इधर एक बार कटेगा, जहां पे कटता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द सॉल्यूशन। 10th में सीखा था, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन देता था, तो वैसे ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन देगा, वन सॉल्यूशन। तो अब क्या होता है कि जहां पे लेस इंफॉर्मेशन है वहां पे ज्यादा दिमाग लगा। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा ये बता भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कह दो इसका सॉल्यूशन निकले। बहुत सारी बातें बता, इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 हो जाएगा सॉल्यूशन। कुछ इंफॉर्मेशंस को ध्यान रखना है, डेटा की एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है? तो डेटा कलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कलेक्ट करने के बाद उसके सीक्वेंसिंग में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेटा मिला, जैसे मान लो तुम्हारे नॉलेज से लेते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे स्टैटिस्टिक्स में होते थे, मीन निकालने में, मीडियन निकालने में, मोड निकालने होते थे ना कंफर्टेबल, और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन उसी में होता था, पूरा सा डेटा रहता था, ये निकालो वो निकालो, मल्टीप्लाई करते जा सबसे आसान लगता था। और वही ट्रिग्नोमेट्री होता था, एक छोटा सा क्वेश्चन होता था, प्रूफ करो, सर पकड़ के बैठे रहते थे, कहाँ से कहाँ जाना है, लॉजिक। और भी एग्जांपल दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम होते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम होते थे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता था, ठीक से अगर इक्वेशन नहीं बना, क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया, आंसर गलत होता था। एपी का वर्ड प्रॉब्लम होता था, आंसर गलत होता था। लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम होता था, आंसर गलत होता था। अब पॉलिनोमियल में रूट्स निकालना, जीरोज निकालना होता तो फटाक से निकाल लेते थे, इज इक्वल टू 0, है ना? अच्छा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डायग्राम बना लेते थे, चीजों को बैठा देते थे, डेटा कलेक्ट करते थे, फॉर्मूला लगा देते थे, कैलकुलेशन कर देते थे, आंसर सही। अब ये कहोगे सर हम 2 × 2 = 9 लिखते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर, लेकिन जब आप उसको करते थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को करते थे, उस चैप्टर में सबसे पहले क्या बनाने के लिए टीचर बोलता था, डायग्राम बनाने के लिए बोलता था। अगर डायग्राम क्लियर है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ऐसे टर्म होते थे ना, यही सब फंसता था ना 10th में, कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल सर्कल, देखो अपने लैंग्वेज में मैं जैसे ही बोलूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर्कल ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल सर्कल के बाहर है, या ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, तो अपने आप समझ में आ गया, अंदर और बाहर। अपना लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट। collection of data, usage of data with a proper sequence, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वी विल प्रोसीड फर्दर। एक काम इसके बाद है, इसके बाद एक स्लाइड है जिसको हर बच्चा करता है, जिसको मैं भी करता हूँ जब मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूँ, ये पूरा दुनिया में हर एक लोग करते हैं। जब प्रॉब्लम हम रीड कर लिए, डेटा गैदर कर लिए, तो हम ये सोचते हैं किस चैप्टर का, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज क्या है। एक प्रॉब्लम जैसे आप लोगों ने मुझे बताया
ये एक प्रॉब्लम आप लोगों ने जनरली बताते हैं बच्चे कि सर जब रिवीजन करते हैं बहुत टाइम लगता है। अगर मैं किसी से पूछूं रिवीजन कैसे करता है, तो रिवीजन इन जनरल बच्चा क्या करता है, सीधे एक्सरसाइज खोलता है या असाइनमेंट खोलता है, उसको करना शुरू करता है, सॉल्व करना शुरू करता है इन जनरल। आज के बाद रिवीजन आप कैसे शुरू करना मैं आपको बता रहा हूँ। रिवीजन का तरीका है, बहुत ही वाइज तरीका है रिवीजन का। मान लो मुझे मान लो सेट थ्योरी रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेश माइंड से एक पेज उठाएंगे, सेट थ्योरी में कौन कौन सा टॉपिक था ये लिखेंगे। इसको जिस दिन मुझे चेक करना होगा मैं आपको बोल दूंगा, सीक्वेंस में चैप्टर में बोल दे मुझे। सेट थ्योरी पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट करने का सबसेट पढ़ा, इक्विवेलेंस सेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, अच्छा यूनिवर्सल सेट पढ़ा, सबसेट लिखना सीखा, फिर उसके ऑपरेशन सीखे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़े, वहां पे एक फॉर्मूला था एन ए यूनियन बी, ये सब सारा पढ़ा। अच्छा उसको लिख लिया, एक बार रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया। जहां पे दिक्कत आती है हम लोग करते क्या है, सीधे आंख बंद करके असाइनमेंट में जाते हैं, उसमें कहीं पे दिक्कत होती है तो वापस आते हैं रिवाइज करते हैं, फिर असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर दिक्कत होती है फिर वापस आते हैं रिवाइज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन, फिर दिक्कत, फिर क्यों? पहले 20 से 25 मिनट इसी पे लगा लेना। इस चैप्टर के कंसेप्ट क्या क्या है, फॉर्मूला क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सर ने बताई थी, क्या क्या नोट्स बताया था, नोट्स को एक बार फटाक से रिवाइज किया, पहले थ्योरेटिकल रिवीजन कर लिया, एंड आफ्टर दैट 20 मिनट के बाद तुम असाइनमेंट पे जाओ। आप जब असाइनमेंट पे जाओ तो असाइनमेंट आज के बाद आपको कैसे करना है कि असाइनमेंट में 3 चीजें जरूर मार्क होनी चाहिए सबके असाइनमेंट के क्वेश्चन पे, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ठीक है। इजी वो होता है आराम से सॉल्व हो जाता है, मीडियम क्या होता है थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेट घुमा फिरा के सॉल्व, डिफिकल्ट होता है जो टीचर से पूछते हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हर एक क्वेश्चन पे लिखा होना चाहिए। और जब आपने लिख लिया, आप देखे होगे आपका चाहे नोटबुक हो चाहे आपका बुक हो, उसके ऊपर में कुछ स्पेस खाली रहता है, सबसे ऊपर खाली रहता है, वो सुंदर लगने के लिए नहीं है बेटा। इस चैप्टर में अगर मान लो 4 कंसेप्ट है ना, यहाँ पे लिख लो। कल को अगर मान लो इतने मोटे मोटे 50 नोटबुक हो गए ना, अगर एक रात में रिवाइज करना तो ऑल 50 नोटबुक रिवाइज हो जाएगा, अगर हर एक पेज के ऊपर तुमने समरी ऑफ द पेज लिख दिया है तो। मान लो पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10 रिवाइज करना है, ओके। अगर मान लो मेरे पास टारगेट है 6 टारगेट 11th में, 6 टारगेट 12 में, मेरे को 11th का 2 टारगेट रिवाइज करना है, हर टारगेट के पेज ऊपर में लिखा हुआ है, इस पेज पे जो है ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर दिया, लाल पीला हरा नीला कर दिया। और यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है ना सबसे ऊपर, उस जगह पे लिख दिया भैया इस पेज का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे मान लो हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट के ऊपर में हमने ये लिख दिया, असाइनमेंट के इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिफिकल्ट था, इस पेज पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 जो था 13 और 14 ये डिफिकल्ट था, इस पेज पे लिखा हुआ 15 और 17 डिफिकल्ट था। जब हमने पेज 1 साल के बाद खोला तो क्वेश्चन नंबर 6 डिफिकल्ट था, 6 किया। क्या 1 साल के बाद याद रहेगा इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कौन सा क्वेश्चन इजी था? 1 महीने के बाद याद नहीं रहेगा, 1 साल के बाद तो बहुत, क्योंकि 12th में जाके सारा रिवाइज करना है फिर से। तो दिस इज द वाइज वे टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। प्लानिंग शुड बी वेरी प्रॉपर। आपका नोटबुक है, आप केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के नोटबुक बनाते हो, नोटबुक के ऊपर में जरूर आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो पेंसिल से फिल होना चाहिए। जब तुम रिवाइज करो ना तो देख लो कि इस चैप्टर में ये इस पेज पे ये कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को फिर से फटाफट रीड कर लेना। मान लो सपोज करो कल को तुम्हें खोजना है, इतनी मोटी नोटबुक है और तुम्हें उस पर खोजना है कि मॉडुलस फंक्शन, तो नोटबुक में एक लगा दिया कि पेज नंबर दिस टू दिस हमारा मॉडुलस फंक्शन है। यार स्कूल में इंडेक्स लिखवाते थे, याद करो, लिखवाते थे फर्स्ट पेज पे इंडेक्स लिखा, पेज नंबर 60 to 70 मॉडुलस फंक्शन है, 60 to 70 इसका निकालना है पेज और रिवाइज करना है। टाइम 2 मिनट बच जाएगा, 1 मिनट बच जाएगा, आधा मिनट बच जाएगा। डेली बेसिस पे 5 मिनट बचाओगे ना तो 365 डेज हैं,
मल्टीप्लाइड बाय 5। कभी करके देखना, घंटों में आते हैं। और उतने घंटे अगर किसी सब्जेक्ट को दे देना तो पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग तो हो ही जाएगा। हर एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपके पूरे नोटबुक सजे होने चाहिए, आपके मॉड्यूल सजे होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास 12th और एंड ऑफ द क्लास 11 आपके जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे स्कूल के टेस्ट होंगे, स्कूल भी तो क्यूमुलेटिव टेस्ट लेगा, 6-7 चैप्टर का, 8 चैप्टर का टेस्ट लेगा, उस समय रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तो अभी से प्लानिंग करके चलोगे तभी रिवाइज करने में टाइम लगेगा। तो रिकलेक्ट द फॉर्मूला प्रॉब्लम में जब हम लोग यूज करते हैं ना, वो इसी बात को ध्यान में रख के यूज करते हैं। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा है, कंसेप्ट कौन सा है, थ्योरम कौन सा लगेगा, प्रॉपर्टीज कौन सा लगेगा, एग्जाम्स कौन सा लगेगा। ये सारी बातें अगर पता है ना, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। और ये हैंड बाय हैंड चलता है, ये तो हम अलग अलग स्लाइड में आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन रीड करते करते ही सारा चलता रहता है। आई हैव read the question, this the volume of this is this, radius is this, height is this, find this कर्व सरफेस एरिया, व्हाटएवर कुछ भी दिया, ये ने मैंने सारा लिख लिया। अच्छा, इसमें मतलब ये फॉर्मूला है, ये हमारा डायग्राम है। अच्छा, इस डायग्राम से हमें क्या कर, ठीक है, ये अलग अलग स्लाइड है। तो दीज आर फ्यू प्रोसेसेस, इसी बीच में आपको बता देते हैं कि हाउ टू रिवाइज। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, वो इस स्लाइड में नहीं है, ये मेरा अपना है, इंक्लूड किया हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं उससे। नाउ नेक्स्ट इज, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, क्लास में भी होता है, घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमसे नहीं होगा, देखते ही निकलता है हमसे नहीं होगा। अच्छा, अभी तो ठीक है, अभी आपसे नहीं होगा तो मैं यहाँ पे हूं, मैं सॉल्व कर दूंगा। कभी आपने उसमें एक स्टेप रखा, आप लोगों से जब डाउट पूछते हो तो मैं क्या पूछता हूँ, पलट के क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने क्या अप्रोच किया, पूछता हूँ ना। उसका रीजन ये है कि व्हेन यू पुट द स्मॉल स्टेप ना, ठीक है, ओके, बिगर पिक्चर नहीं क्लियर है, लार्जर एस्पेक्ट में मुझे नहीं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बिगर सा क्वेश्चन है। अभी एंड में एक क्वेश्चन हम लोग फंक्शन का उठाएंगे, देखेंगे, उस बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, और उसको तुम लोग भी बता दोगे सर ये वाला ना ये गलत है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। बड़े से क्वेश्चन को, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर ठीक से देख लिया तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि इवन बिगर एस्पेक्ट में चीजें क्लियर ना हो तो छोटे 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 स्टेप्स लिखो। अगर मान लो सपोज करो तुम्हें 1 साल के अंदर 1 लाख 1 रुपीज के कॉइन कलेक्ट करने, 1 रुपीज के कॉइन आपके पास होने चाहिए, 1 रुपीज कॉइन 1 लाख होना चाहिए। पापा मम्मी देंगे? नो सर। एकदम ईमानदारी से बता दो, मुझे भी नहीं देंगे। देंगे 1 लाख के कॉइन देंगे? अच्छा, अब मेरे पास क्या है, 365 डेज है। अब मैंने सोचा कि चलो 1 लाख तो नहीं होंगे, एक तरीका है 1 लाख नहीं होंगे, छोड़ो मैं करता ही नहीं, एफर्ट ही नहीं। मैं डेली क्या कर रहा हूं, अच्छा एक दिन में पापा से बोले चलो 2 रुपीज के 2 कॉइन दे दो, मना करेंगे? आई थिंक किसी के मम्मी पापा मना नहीं करें। तो अच्छा 2 कॉइन, 2 रुपये का कॉइन चाहिए, अच्छा ले 2 कॉइन, अच्छा 10 कॉइन चाहिए ले ले, अच्छा 50 कॉइन चाहिए ले ले, 100 कॉइन चाहिए, ना, लेकिन 10 तक तो कॉइन में कोई दिक्कत नहीं है। नो इवन सर, हमने क्या किया, धीरे 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 हमने क्या किया, 6 मंथ तक 10 कॉइन जमा करके बहुत सारे कॉइन जमा कर लिए। अब लास्ट में कहा कि मेरा टारगेट था 1 लाख कॉइन, पापा कुछ दे दो। अगर मान लो 50,000 के कॉइन आपके पास है, उन्होंने देखा कि आपने इसको काफी अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, दे देंगे, उसके बाद दे देंगे, लेकिन नॉट बिफोर दैट।
पहले दिन क्या होगा, ये 1 लाख का कॉइन करेगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट डे तो क्या हुआ कि बिगर एस्पेक्ट में उनको आपकी प्रॉब्लम नहीं दिखी या आपका डिटर्मिनेशन नहीं दिखा। लेकिन जैसे 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 आप 6 मंथ 7 मंथ आपने स्मॉल स्टेप्स रखा, तो फिर वो खुद भी उसमें से 10 कॉइन रखना शुरू कर देगा। अच्छा तू कलेक्ट कर रहा है, चल मैं भी तेरे साथ हेल्प करता हूँ। इवन होता है आपके गुल्लक जो होते हैं उसमें ऐसे ही पैसे आते हैं। अब तो बड़े हो गए हो, अब तो हमारे समय में होता था वैसे वैसे ही होते हैं कि कुछ चेंज भरा हुआ है, कोई गुल्लक में डाल दिए, उधर डाल दिया। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा है ना स्मॉल स्मॉल स्टेप्स रखने की, ये हमारी हैबिट होती है। ये हमारी हैबिट होती है छोटी 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 चीजों को बचा के रखना। उसी तरह क्वेश्चन को अगर बिगर एस्पेक्ट में क्लियर नहीं है, यानी 10 साल के बाद तुम्हें मान लो 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज से छोटे 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 स्टेप्स रखने हैं, छोटी छोटी बातें रखनी है। अब ये सोचे 10 साल सोचते रहोगे तो क्या 10 साल आ जाए, टाइम बीता रहता है। अच्छा एक बताओ, 10th में हम सोचते रहे कि इंस्टीट्यूट खुलेगा, आकाश जाऊंगा, क्या 10th बीता नहीं? बीत गया सर। बीता कि नहीं बीता? तो आप ये सोचो कि आपका समय बीत रहा है। अब ये तो हो गया कि मैंने पिजन सी द कैट एंड आफ्टर दैट पिजन क्या कहते हैं, अपनी आंखें बंद, कैट है ही नहीं। तो हम लोग पिजन के लाइक बिहेव ना करें और सामने से कैट आता है उसको पकड़ के चल देते हैं। अगर आप आंख बंद करके आज ये बैठे हुए, अरे यार अभी तो 2 साल के बाद IIT है, आएगा, अरे दिसंबर में जाके मेरा स्कूल का टर्म टेस्ट होगा, अरे अभी बहुत समय है। नहीं वो आपके पास आ नहीं रहा, आप उसके पास जा रहे हो। एक एक दिन बीतता जा रहा है, खत्म, यानी जा रहे हो आप उसके पास। यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सिचुएशन जिसको हमें फेस करना है, जिसकी हम प्रिपरेशन करना। अभी तो मैं 11th हूँ, अभी तो 12th है, नहीं समय आज ही है, अभी है और इसी वक्त। कल क्या होगा, कल क्या? मैं अपने क्लास के बच्चे को, हर बच्चे को कहता है टेस्ट है, इस 2 दिन टेंशन में रहने से बेहतर है पहले ही दिन टेस्ट दे दो, रात भर में कोई मिरेकल नहीं होने वाला। 11th में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 18th और 19th 2 डेज मुझे टेस्ट के मिले हैं ना, पहले दिन 18th को ही टेस्ट दूंगा, ताकि मेरा 18th के रात से लेके 19th तक खुशी में बीते। नहीं आया, दीज आर द प्रैक्टिस टेस्ट बच्चे, हमने जितना सीखा उसको अप्लाई कर पाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा आज रिवाइज 18th को रिवाइज करूंगा, 19th को दूंगा। अच्छा 19 में शाम में हो सके नेट ही चला गया, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कुछ और हो गया, कहीं जाना पड़ गया, बहुत सारी चीजें हो सकती है और टेस्ट एस्केप हो गई। वो सर एक्चुअली मैं वहां चला गया, नहीं हमारी प्लानिंग ही खराब थी। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रात में 12 घंटे में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बदलाव नहीं आता। 4 नंबर का आ सकता है बहुत ज्यादा, वो भी नहीं आता, 4 नंबर कम ही हो जाएगा। रात में नींद ठीक से नहीं आएगी, सोओगे नहीं ठीक से, पता चले एग्जाम में गलत कैलकुलेशन करके आ जाओगे। इससे बेहतर है यार टेंशन को भगाओ, अगले की तैयारी करो। इज इट करेक्ट और नॉट? जब तक हम टेस्ट नहीं देते, टेस्ट नहीं देते दिमाग में चलता रहता है ना, कैसा होगा, कैसे क्या रिवाइज, ये भी देख लो यार। एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा एक चीज मुझे तुमसे ज्यादा एग्जाम तो मैंने दिया होगा, बताओ। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ना, पहले पैदा हुआ, ज्यादा एग्जाम दिया हूं तुमसे। तो एग्जाम में किसी से भी पूछना, जो भी एक्सपीरियंस्ड हो, सबको डर लगता है। नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिसको एग्जाम से डर नहीं लगता, नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं भी एग्जाम मेरे को बड़ा मजा आता था, एग्जाम जाता था ना, अपने आप को बताता रहना मुझे तो कुछ नहीं, अंदर से हालत खराब रहती थी, पता नहीं आज क्या होगा। 3 टाइप के बच्चे एग्जाम देते हुए दिखाई देते हैं। एक के हाथ में बुक होता है मोटा सा, एक के हाथ में पर्चे होते हैं, एक जो होता है सामने वाला कहते हैं तूने ये नहीं पढ़ा ना, ये आएगा, वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं।
ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, एकदम एग्जाम से पहले डिस्कशन। और हर बच्चा एग्जाम दे के आता है तो सामने वाले को डिस्टर्ब करता है। मेरा तो बहुत पार हो गया पेपर, अंदर से चल रहा है यार 10 क्वेश्चन छूट गया। रिजल्ट आता है बेटा तेरा 60% कैसे आ गया, तेरा तो बहुत अच्छा गया था। मैं उस सबसे जरूर बोल, एग्जाम जो होता था, जब भी एग्जाम होता था मैं अपने बारे में सोचता था, गया एग्जाम दिया चुपके से घर आ गया। एग्जाम ही है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वो तो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मेरे नॉलेज से पूछेगा तो वो तो सामने वाला डिसाइड करेगा ना बेटा। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप को कॉन्फिडेंट अपने नॉलेज पे रख सकता हूँ। अब जैसे आप लोगों से सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, किसी ने पूछा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर नेम, अच्छा अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी बताओ क्या कह रहे हैं। ऐसी चीजें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो वो तो ठीक है, हम अपने आप को जितना जानते हैं बता देंगे। मैं कौन हूँ, हु एम आई, बड़े सारे पोएम लिख देते हैं लोग हु एम आई पे। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये सब जितने भी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सब फियर जो है ना, डर जो है, देखो एग्जाम होना है, एग्जाम होना है, एग्जाम में प्रिपरेशन, अगर मुझे ईमानदारी से बताओ तो कोई ऐसा एग्जाम दिया है जिस एग्जाम को देने से पहले और पेपर में हाथ में आने से पहले यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि इसके सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, बिफोर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन एनीबॉडी ऑफ दिस वर्ल्ड मुझे बता दे, बस एक बात का कॉन्फिडेंस होता था, मैंने पढ़ाई की है, इसके सिवा और कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। यस सर। इसके सिवा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने मेहनत किया है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन पेपर देखने के बाद ही हम कर सकते हैं कि हमारी जो मेहनत है और पेपर जो पूछा है वो दोनों सिंक किया कि नहीं किया, नॉट बिफोर दैट। आप जब आईआईटी के, मैं आपको एक एग्जांपल बता, व्हेनेवर आई वाज इन बीएचयू, तो वहां पे एक एग्जाम होता था, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी अंदर ही है, वहां पे मेडिकल का एग्जाम होता था, जहाँ पे पहले, आजकल तो कंबाइंड हो रहा है, पहले क्या होता था सारे एग्जाम अलग अलग होते थे, हर एक मेडिकल के, बीएचयू के अलग होते थे, एम्स के अलग होते थे। तो हम लोग जब बीएचयू में होते थे तो उस दिन हम जरूर जाते थे, मेरे को बड़ा मजा आता था, बच्चों के एग्जाम दे के जब आते थे ना तो उनकी कानाफूसी चुगली सुनने में बड़ा मजा आता था मुझे। तो वहां से जब बच्चे निकलते थे ना एग्जाम देके तो एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, अरे मैंने तो 180 कर दिया, कोई 200 के मार्क्स के क्वेश्चन मैंने तो 190 कर दी, कितने होते थे 195 तो मेरा पक्का करेक्ट है, बस 5 गलत नहीं होना चाहिए, उसको मैंने तुक्के मार दिए। 197, 198, 198 वाला 5 गलत कर चुका, 5 तो मैंने ऐसे कर दिए। रिजल्ट कितने पे आता है पता है, 198 पे आता था, 197 पे, 195 के नीचे गया ही नहीं सिलेक्शन। पेपर इजी, सिलेक्शन हाई। और दूसरा आईआईटी का एग्जाम आता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था, उसके सेंटर के बाहर खड़े होते ना जब, सबके चेहरे पे ऐसे लगता था जैसे मातम बना के आ रहा है, पेपर दे के नहीं आ रहा है। मैथ्स में कितने क्वेश्चन यार, 3 ही क्वेश्चन हुए 10 में से, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन यार, कानपुर वालों ने सेट किया था, फिजिक्स बहुत टफ था, दिल्ली वाले ने सेट किया था, मैथ्स बहुत टफ था, मुंबई वाला यार मैथ्स टफ रखता है, चेन्नई वाला केमिस्ट्री बड़ा टफ रखता है। मतलब वो उनका रोना एक पेपर को लेके हमेशा होता, रोते हुए ही निकलते थे। सिलेक्शन कितना परसेंट पे होता था, 30%। कोई जरूरी नहीं कि आप हंसते हुए पेपर से, ये तो मेरिट ऑफ द क्वेश्चन बताएगा ना सिलेक्शन कितने पे होगा। आईआईटी में क्या होता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस की मैंने बात किया था, वहां पे किसी ने बताया रैंक 100 का कितना परसेंट मार्क्स आया, रैंक 200 के, इसका रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ब्ला 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 है। तो होता क्या है कि आप लोग जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ 60%। आप लोगों को बड़े सरप्राइज होते हो, ये एग्जामिनेशन ही 60% का, 60% के एडिशन में जितना भी तुम ले आते हो,
अच्छे कॉलेज की तरफ बढ़ते चले जाओ तो 40% ले आते हो तो आईआईटी पहुंच जाओगे, 60% ले आते हो तो कुछ अच्छे आईआईटी पहुंच जाओगे और तुम्हारे मनपसंद कुछ ब्रांच मिल जाएंगे। और 60 के ऊपर अगर चले जाते हो ना, आईआईटी दिल्ली तो पक्का है। दिस इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ 100%। पहले इस बात को समझो, ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। मेडिकल में तो 720 आउट ऑफ 720 ठोक के एकदम से 675, 720 में 650, रैंक कितना 500। और यहाँ पे तो 396 में 110 मार्क्स, रैंक कितना है 4000। 396 110 4000 रैंक, 396 110। गैप आ रहा है समझ में? 726 75 क्या हुआ? तो कभी भी इस बात से परेशान मत हो जब पेपर देते हो, तो इस बात से परेशान मत हो कि पेपर टफ है। पेपर टफ है तो रिलेटिवली अपने को सेलेक्टिव होके क्वेश्चन करना है। पेपर इजी है, गलत करने के चांसेस कम है। एक भी गलती भारी पड़ जाएगी, एक अच्छे कॉलेज से बुरे कॉलेज में पटक देगा। ये जो कहते हो ना सिली मिस्टेक, एक एक क्वेश्चन कम होने से आईआईटी दिल्ली से आईआईटी गुवाहाटी पहुंच जाओगे, आईआईटी गुवाहाटी से आईआईटी पटना पहुंच जाओगे, आईआईटी पटना से एनआईटी पहुंच जाओगे, एनआईटी से गिर के कहीं सोनीपत घसीटाराम कॉलेज पहुंच जाओगे एक गलत क्वेश्चन से। इसीलिए इफ द पेपर इज इजी, जैसे यूटी आप लोग देते हो ना, पेपर इजी होता है, पेपर इजी होता है, सिंसियर हो जाओ। अरे सर ये गलत हो गया, क्यों किया? क्यों करना? नहीं आता है छोड़ दे। -1 क्यों करना? भाई 4 नंबर कम कर ले, 5 नंबर माइनस क्यों करता है? ऐसे कोई तुम लोग ऐसे बिजनेसमैन बनोगे है जहां पे 4 रुपए देने हैं वहां पे 5 रुपए दे के ले भाई। तो ऐसे लगता है कि अगर मतलब मान लो उसमें एक ऑप्शन पता है कि वो गलत है, फिर 3 में तुक्का मार, अगर बाय चांस सही हो गया तो 4 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। बेटा बाई चांस की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कभी आप आइएगा सेंटर पे, मैं बाई चांस वाला दिखाऊंगा। पेपर जो होता है ना, बायो मुझे नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, 10th वाला भी नहीं आता। बायो का पेपर में बिना देखे सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर बोलो आंसर बोलता हूँ, 10 सही हो जाता है। तुम एक काम करना, यूटी वाला पेपर आएगा ना अभी फंक्शन वाला, उसमें मैं तुम क्वेश्चन नंबर बोलना, मैं तेरे को आंसर बोल रहा हूँ, 4-5 तो वैसे ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, बाई चांस ही करना है तो मतलब जब एक क्वेश्चन जो नहीं आता उसमें rejection is also the way, rejection is also the way, but you should be very logical on that. If you are not logical, you are not confident, don't go. ये प्रैक्टिस टेस्ट है। अभी से आदत खराब होगी ना। वायरस, कोरोना वायरस कल मैंने देखा था 200 किलोमीटर का था, किसी को दिखाई देता है? किसी को दिखाई दे रहा है? ये जो है ना, ये जो छोटी छोटी है ना कि थोड़ा सा कर लूंगा तो हो जाएगा, तुक्का मार लूंगा तो हो जाएगा, ये सब रिस्क लेने की क्या जरूरत है? वही थोड़ा सा क्या, एक गलत किया पीछे निकल गया तब क्या होगा? कम से कम कॉन्फिडेंट रहे। अगर मान लो 15 में से तेरे को 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करके आना, 11वां क्वेश्चन क्या सही हो गया, खुशी के मारे 12 13 14 कर दिए, 4 नंबर और कम के, तो ओवरऑल तो 10 ही हुआ, ओवरऑल तो 10 ही हुआ। इट इज बेटर पहले देख लो ना कि 10 क्वेश्चन। हाँ, अगर तुमको लॉजिकली, अगर उसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो ऑप्शंस को, तो बी लॉजिकल एंड कॉन्फिडेंट, तभी रिजेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। इससे बेहतर है तो मान लो अगर 4 ऑप्शन में 2 रिजेक्ट हो रहा है और 2 में कंफ्यूजन है, तो भी नहीं करना, तब भी नहीं नहीं करना। क्यों करूंगी? क्यों करना क्यों है? अरे किसी दूसरे के पॉकेट से क्यों पैसे निकालना? ये तो चीटिंग है ना। नहीं करना, क्यों करना है? इससे बेहतर नहीं है कि उस पे जितने देर हम उसको 2 को रिजेक्ट करने में लगाएंगे, उतने देर डेटा की फिर से एनालिसिस करके एग्जैक्ट पे ना पहुंच। जब मैंने 2 रिजेक्ट ही कर दिया है, 2 ही बचा है, तो एक बार डेटा और सॉल्यूशन को फिर से देख के उसको सही पे ना पहुंच जाए हम। नहीं करना यार, 1% का भी अगर कमी है ना, नहीं करना है, नहीं करना है। तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में,
मैं कहाँ कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ 55 करो तुम, 20 क्वेश्चन छोड़ के आ जा, ना सिलेक्शन हो तो मुझे बताना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गलत आदत अभी से नहीं थी। आकाश के जितने भी टेस्ट है ना, दीज आर द प्रैक्टिस टेस्ट, इसी में हमारी गलतियों को रिमूव करना है। क्वेश्चन देखो, हो सकता है 15 क्वेश्चन किया, मान लो तुमसे उसमें से 5 क्वेश्चन नहीं आया, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दोज क्वेश्चन। आईआईटी के मार्क्स और ग्रेड देके आपका आईआईटी एडमिशन लेने वाला नहीं है, जेई वाला ये इधर आकाश के मार्क्स देख के लेने वाला है। आकाश के मार्क्स देख के स्कूल में एग्जाम, स्कूल में मार्क्स दिया था आकाश के मार्क्स के हिसाब से? आप लोग कुछ बच्चे आकाश में होंगे पिछले साल, तो क्या आप लोगों को बोला था अच्छा बेटा ये बता आकाश इंस्टीट्यूट में क्या क्या मार्क्स आए, तेरे बोर्ड में मार्क्स भेजने हैं? नो सर। तो तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम जो करें वो सही करें या फिर ना करें। क्योंकि देखो अगर सही हो गया तो ठीक है, अगर हो गया तो इफ अगर लग गया है तो अगर क्यों लगाना है, कॉन्फिडेंट रहो ना। मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं। इसी साल एक बच्चा है रंजिम प्रबल दास है, मैं उस पर कॉन्फिडेंट रहता था, उसने कहा था जेई में मेरा आएगा 281 मार्क्स आएगा, उसके 281 मार्क्स है। एक बच्चा है उसने मेरे को कहा मेरे 285 आएंगे, हम बोले 25 नंबर इसका कम कर दो, 260 के ऊपर ये नहीं जाएगा, उसके मार्क्स 255 है। मतलब क्या किया वो, अगर वाला भी ऐड करता है ना, 5 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो मेरे मार्क्स आ गए, नहीं मेरे 80 आ रहे हैं तो 80 से कम नहीं, 85 आ जाए तो अगर वाला हटा के जोड़ो ना। तो ये इससे रियल पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर, रियल पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर, आपका रियल पिक्चर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ओके, कम टू द पॉइंट, स्मॉल स्टेप जब लिखना चाहिए, ड्रॉ द फिगर इफ वी नीडेड। तो ये तो जानते हो ये किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह जो सीखे हो, जैसे रेंज निकालना है मॉडुलस का तो फिगर ड्रॉ कर लोगे तो दिख जाएगा, दिख जाएगा ना आराम से। तो इस तरह की चीजें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, कि इंट्रोड्यूस द वेरिएबल इफ नीडेड। मतलब ये क्या है, ये एक मेथड है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का, जिस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग करते थे ना कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे करके क्वेश्चन करते थे ना पिछले साल। यस सर। ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम इज बिगर, जैसे लॉगरिथम का एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने डॉट में पूछा था तो वहां पे हमने छोटा सा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो बड़ा सा प्रॉब्लम क्या दिखने लगा, छोटा दिखने लगा। तो ये सब सारे तरीके होते हैं, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द वेरिएबल। अभी इसको समझो, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हम सबसे पहले क्वेश्चन में यही सोचते हैं, क्या हमने इस क्वेश्चन को कभी किया था, क्या हमने इस क्वेश्चन को कभी देखा था, क्या हमने इस क्वेश्चन को कहीं देखा है। तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तब आपको फील होएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, ज्यादा से ज्यादा टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी। और आई थिंक बच्चा जो होता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद यही सोचता है, ये स्टेटमेंट सबसे पहले सोचता है, यस और नो? Have you seen the problem, similar problem one before? Observe similarity. सर तो ये कभी क्या कभी ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा चीज है जिसपे हिट होता है। और मैथमेटिक्स में ये चीज बड़े ही काम की होती है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सिमिलर देखे हो तो उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी विद द गिवन क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिए, और आफ्टर दैट उसको सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो बाकी प्लान्स हैं, इसमें सबसे जो ये वन ऑफ द लास्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्या होता है, हम प्लानिंग बहुत कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट मुख्य बातें समझो। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। दूसरा, उसके डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो फाइनल गोल है या फाइनल हमारा एम है, वो हमें पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। और इन सब चीजों को ना लिस्ट करना चाहिए। और इस तरह की चीजें हमारे किस टाइप के क्वेश्चन में होता है, जो क्वेश्चन हमारा काफी 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 डिफिकल्ट हो।
उसमें ये चीज चलता है जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए लिस्ट डाउन द क्वेश्चन, और जब आपके पास सीक्वेंसिंग दिमाग में आ जाए तो एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन को झटका मार के सॉल्व करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, एक शॉट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नॉट बिफोर दैट आप उठा के एकदम से पेन उठाना शुरू कर दिए, इधर उधर लिख रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। इससे बेहतर है लिस्ट डाउन द थिंग, डेटा लिख लिया, क्वेश्चन रीड कर लिया, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, अपने लैंग्वेज में आपने उसको समझ लिया, आपकी सारी बातें समझ में आ गई, कहाँ तक पहुंचना है ये हमने लिख लिया, सारे लिस्ट डाउन है, उसको सीक्वेंसिंग में करके फटाक से आंसर लिख लिया। इफ देयर इज अ नीडेड ऑफ फिगर, डायग्राम, जो भी सारी चीजें हैं उनको आपने यहाँ पे रख लिया, और इस बात को यहीं पे एक झटके में क्वेश्चन को खत्म करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए, प्लीज आप इस पे जरूर हिट करें। एक्यूरेसी पे अभी ध्यान दें। आप देखिए किसी चैप्टर को पहली बार करते होंगे तो आपकी स्पीड कम होती होगी, जब उसी चैप्टर को आप दूसरी बार करते हो तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? जब सेकेंड टाइम करते हैं फिर तीसरी बार करेंगे तो और स्पीड इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस और गलत भी होता है, जिसके चलते हमारा बार बार हर्डल आता है तो स्पीड कम होता है। जैसे जैसे एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा जो आखिरी पॉइंट है, तो इसीलिए स्पीड को लेके टेंशन नहीं लेना है, एक्यूरेसी को लेके हमें अलर्ट रहना है। जैसे जैसे मल्टीपल प्रैक्टिस होगा अपने आप स्पीड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी हर एक चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो स्पीड कहीं ना कहीं कम होगी। जब शुरुआत करते हैं कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, शुरुआत में स्पीड आपकी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉपिक आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बचपन में हमने जो चलना सीखा था, या बचपन में आपने साइकिल सीखा होगा, या किसी बच्चे ने बाइक सीखा होगा, तो पहले ठीक से साइकिल पे बैठना सीखे होगे, बाइक पे बैठना सीखे होगे, उसके स्पीड बढ़ाए होगे। अगर जिस दिन साइकिल में बैठा होगा स्पीड बढ़ गया तो सामने वाले वॉल से जाके टकराए होगे, मल्टीपल टाइम्स टकराए होगे। एक छोटा बच्चा होता है जैसे पैर पे चलना शुरू करता है तो जाके दीवार से टकरा जाता है, तो उसको पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाके टकराना है। तो धीरे धीरे उसके पैर सही से जमीन पे पड़ते हैं, फिर वो दौड़ता भी है, चलता भी है, दौड़ता भी है, स्पीड अपने अकॉर्डिंग बना लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तुम्हें साइकिल में मस्ती में जाना है तो आराम से चलते हो, जल्दी पहुंचना है थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हो, लेकिन साइकिल चलाते समय एक्यूरेसी आएगी तब तो करोगे। तो एक्यूरेसी इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, स्पीड बढ़ाना क्या है, स्पीड तो बड़ी एक्यूरेट होगा तो स्पीड बढ़ ही जाएगा। स्पीड में एक्सीडेंट कब होता है, जब कंट्रोल खो जाता है ना, कंट्रोल खो जाता है तभी एक्सीडेंट होता है ना। तो कंट्रोल खोएगा कैसे, जब हम गलत स्टेप्स रखेंगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्पीड और एक्यूरेसी को लेके कभी भी टेंशन में नहीं रहना है कि मेरी स्पीड बहुत कम है। ये बहुत कम क्या हो, समझने की स्पीड कम है, उसका मतलब क्या होता है कि आपको एक बार और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिखने की स्पीड कम है तो डेली सुबह उठ के 20 मिनट तक लिखना है। ठीक है, आपके कैलकुलेशन की स्पीड कम है तो डेली सुबह उठ के आपको 10-15 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बार बार थ्योरेटिकल रिवीजन करो। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम बना के रखते हैं। प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम है जब तक वो प्रॉब्लम है। समझ में आया, ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं कि प्रॉब्लम तभी तक बड़ी होती है। आप मुझे बताओ ना, आज मैं तुमसे कहूँ कि 10th का कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आसान है तुम्हारे लिए? अगर मैं कहता चल 11th को छोड़ के 10th वाला होमवर्क करके ला, आसान है ना? क्या 10th में ये चीज आसान था? ईमानदारी से बता, ऑनेस्ट बता। 10th में आसान था? जब उसको फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो वो भी ऐसा ही डिफिकल्ट दिख रहा था जैसा आज 11th का दिख रहा है। ज्यादा डिफिकल्ट है। ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा ही ना, बड़े हो गए ना, छोटे थोड़े हो गए। अब तुम्हें थोड़े कहेगा 2+1 3 निकाल के बताओ। नर्सरी में जो पहले सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हारे लिए क्या था पता है? 2 डॉट को मिलाना, स्लैंटिंग लाइन, ओरिजेंटल लाइन। मम्मी से पूछना कितना बार हाथ पकड़ के ऐसे कर, कुछ नहीं कर पाता है, अपना सर पीट। इसको तो मिलाना है। जब तुम्हें पेंसिल पकड़ने नहीं आता तो उससे ज्यादा मुश्किल कुछ है? उस समय तुम्हें कुछ नहीं आता था, एरोप्लेन की स्पेलिंग भी नहीं आता था, लेकिन तुम्हें पता था ए फॉर एरोप्लेन।
मतलब क्या हुआ ये, इसका इसका 11 से क्या संबंध है? ए फॉर एरोप्लेन। वहां पे कभी पूछा था मास्टर से कि एरोप्लेन की स्पेलिंग बताओ, ए कैपिटल क्यों लिखे? तो क्या है कि अगर कोई नया कंसेप्ट है, 11th में नए कंसेप्ट आ रहे थे, पहले कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठाओ, देन क्वेश्चन आएगा। आपने पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सीखा था, ये सीखा था कि पहले बी ए मतलब उसकी स्पेलिंग सीखा था? ये मुझे बता दो, आज बता दो, आज क्लियर हो जाए हमारे तुम्हारे बीच की बात। सर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सीखा था। पहले आपने राइम सीखा था कि राइम्स में जितने वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग सीखा था? राइम सीखा था। राइम्स। बंदर, एक चीज बता, नर्सरी के पहले दिन बच्चा क्या बंदर के स्पेलिंग आएगा लिखने? नो नो सर। सर। उसको तो सीधा लाइन ड्रॉ करने नहीं आता है, और वो पूरी राइम्स की बुक उठा के सुना देता है। उसको बस पेज देखेगा, बंदर दिखाई देगा, शुरू हो जाएगा। उसको कुछ और दिखाई देगा, वो शुरू हो जाएगा। मतलब उसने पता नहीं कुछ, पता नहीं वो क्या होता है, मैं इतने छोटे बच्चे को डील नहीं किया हूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो क्या करता है, ऐसे पेज खोलता है, उसको पेज दिखाओ, फटाफट उसकी पूरी पोएम बता देगा, तो पूरी राइम्स बता देगा और करेक्ट बताएगा। उसके किसी के स्पेलिंग पूछ लो, उसको कुछ नहीं आएगा, जरूरत नहीं। तो जब आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे लॉजिक किस बेसिस पे लगा रहे हो? अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए अभी बताओ श्रेय, अफगानिस्तान में क्या क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए? कुछ नहीं। अब ये इसका जवाब हम कैसे देंगे? हमारे पास नॉलेज रहेगा था, मुझसे पूछो यही क्वेश्चन, मुझे क्या पता। तो क्या हुआ, ये हमारे डोमेन से ही बाहर निकल गया। व्हाट माय पॉइंट, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझे? तो पहले हम उस प्रॉब्लम को तो समझे, तब तो अपने व्यूज देखें। तो अभी हमारा 11th में क्या, हर टॉपिक जो है वो नया आ रहा है। आयोटा आ जा रहा है, अगला चैप्टर आयोटा वेटा से शुरू होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ठीक था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां से आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक था, उसका मॉडुलस फंक्शन बना दिया इन लोगों ने, बड़ी बदमाशी है। फ्रैक्शन सीखा था, पार्ट ऑफ ए होल, ये फ्रैक्शनल फंक्शन बना दिए। पार्ट ऑफ ए होल ही होता था ना फ्रैक्शन, बचपन में सिखाया गया था। एक पार्ट है, एक चॉकलेट है, 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1/3 हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो अब जो आप सीख रहे हो ना, तो पहले तो एक्सेप्टेंस रखो कि इसको मुझे सीखना है, इसके कंसेप्ट को दिमाग में, तो फिर प्रैक्टिस करनी है। आप सोचेंगे ये तो समझ में नहीं आता, तो ठीक है याद कर लो, इसमें क्या है? बचपन में तो करते ही थे, राइम्स का स्पेलिंग नहीं समझ में आता, याद किए थे ना, याद कर लो, कंसेप्ट याद कर लो। मॉडुलस में ये रहेगा तो ऐसे करेंगे, ये रहेगा तो ऐसे करेंगे, ये रहेगा तो ऐसे करेंगे, क्या क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कोई तुमसे नहीं पूछेगा, आईआईटी कॉलेज में चले जाओगे, बेटा तुमने याद करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि समझ के सॉल्व किया था? 4 नंबर आया कैसे, वो कोई नहीं पूछता है, तुक्का मार के किया था। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपका 11th और 12th में 2 टाइप का, पूरे में किसी भी सब्जेक्ट में 2 टाइप की बातें आएंगी। पहली बात आएगी जो आपको समझ में भी आएगा, दिखेगा भी, और अच्छे से इंटरप्रेट भी कर पाओगे। कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बिल्कुल समझ के परे हो जाएगा, समझ के बाहर चला जाए। तो उसमें क्या करना, उस बातों को अपने दिमाग में रख लेना। अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बस खत्म, खत्म, इससे ज्यादा नहीं करने। बचपन में भी यही काम करते थे, नहीं समझ में याद कर लो। पढ़ाई का प्रोसेस यही है। अभी तो मैथमेटिक्स बहुत ठीक है, अच्छा है, जैसे भगवान ने करे आगे चल के कभी मैथमेटिक्स पढ़ो, उसके बाद हिस्ट्री हो जाता है, 10-10 पेज के थ्योरम होते हैं। हम भी याद करते थे, आधा याद कर लेते थे, आधा समझ लेते, जो समझ में आया ठीक, जो नहीं समझ में याद कर लो। लेकिन नहीं तो मार्क्स ही तो चाहिए, इंडियन सिस्टम ही वही है ना बेटे, इसमें हम क्या कर सकते। 11th में डिफिकल्ट उनको लगेगा मैथमेटिक्स जिन्होंने पूरे 10th में 100 क्वेश्चन किए होंगे लिख के, जिन्होंने पूरा 10th गूगल के सहारे एनसीईआरटी सॉल्व किया हो। कहीं भी दिक्कत होती होगी तो गूगल बाबा के सहारे रहते होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर स्कूल में होमवर्क मिला होगा, एनसीईआरटी बुक बाद में खुला होगा, सॉल्यूशन का पेज गूगल पे पहले खुल गया होगा। उन सबको प्रॉब्लम आएगी।
उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी जो डेली बेसिस पे उनकी हैबिट होगी 40 to 50 क्वेश्चन करने की। अगर आप नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम छोटी नहीं होने वाली। आंख बंद कर लोगे वो कैट जाता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आगे धीरे धीरे आसान हो जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन पीछा छोड़ेगा, तेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछा छोड़ेगा? कोई पीछा नहीं छोड़ने वाला, सब क्यूमुलेटिव चल रहा है। पिछले साल क्या होता है, रियल नंबर नहीं सीखा, कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल सीख लेंगे, कोई बात नहीं, ये लीनियर कोई बात नहीं, रात में सीख लेंगे, सुबह में एग्जाम दे देंगे। जितने लोगों ने पिछले साल, अब मैं पिछले साल में जाऊंगा नहीं, बट इस साल आप लोगों से हम्बल क्या रिक्वेस्ट समझ लो, ऑर्डर समझ लो, तुम अपने कैरियर के लिए सेक्रीफाइस करोगे तुम लोग, सेक्रीफाइस समझ लो। ये जितनी बातें समझनी है समझ लो, जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज उतना ही करो जितने देर आपका क्लास है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है इन लोगों को मुझे नहीं पता होता है। आई ट्यूटर खोलते हैं, आई ट्यूटर से सॉल्यूशन देखते हैं, टारगेट का सॉल्यूशन देखते हैं, उसको छाप लेते हैं, कहते हैं मुझे समझ में आ गया। बेटा क्या करें, ये टेक्नोलॉजी 2 साल हो गया ना, अब इसमें हम लोग पुराने हो गए, मुझे समझ में आता है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए बच्चे को क्लास में, ये तो समझ में आता ही होगा ना बेटे। हमने भी तो टारगेट देखा है ना, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन इजी है ना। ये मत करो, हम हैं यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पे, कि क्यों करना, अपने नॉलेज पे नहीं रिलाई करना, अपने एफर्ट लगाओ। सर यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद बताओ कैसे चलेंगे। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आता है, ये चीज कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। क्या आई ट्यूटर से जाके एक बच्चा बताए सर आई ट्यूटर, मेरे को कैसे पता चलेगा, आप ही लोगों में से कोई चुगली कर देता है, कहता है आई ट्यूटर पे सर इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं, ये इसका सॉल्यूशन है, आई ट्यूटर सॉल्यूशन है। क्या होगा, उसमें झटके होते हैं ना, मैथमेटिक्स में झटके होते हैं कि इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो आंसर तो गलत आएगा ही ना। अगर क्वेश्चन को मैं भी गलत रीड करूं, इंटरप्रेट गलत करूं, तो आंसर तो गलत आना ही आना है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और ऐसा क्लास में हो सकता है साल में 1-2 बार 3 बार 4 बार हो ही जाए कि क्वेश्चन में कुछ और रीड कर लूं, रूट्स को रूट पढ़ लूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। एस को अगर हटा के मैं रीड कर लूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इतनी ज्यादा वेरिएशन होती है क्वेश्चन को केयरफुली ना रीड करने से। दिखाऊंगा वो सब क्वेश्चन है, आगे आएगा देखोगे। प्लीज इस सब को मत करो, क्योंकि इस सब को करने से क्या होगा ना, मैथमेटिक्स में जितना आप खुद फाइट करोगे विद द हेल्प ऑफ टीचर, पहले अपना फाइट, उसके विद द हेल्प ऑफ टीचर, जितना आप फाइट करोगे ना उतना ज्यादा आप सीखोगे। आप फाइट नहीं करोगे नहीं सीखोगे, डिफिकल्टी आएगी। मैं आपसे कहूंगा इट्स वेरी इजी, नो, डिफिकल्टी आएगी। कभी कभी तो मन करेगा यार आज पूरे क्लास में कुछ नहीं समझा, आज तो पूरा बर्बाद गया है, मेरे को कुछ पता नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा। ओके डोंट वरी, लिख लो क्वेश्चन, कहते हो ना, इसीलिए कहते हो तुम लोग लिख लो, फ्रेश माइंड से घर पे दोबारा उसको रीड करो। जब तुम ऐसे करोगे ना 70 to 80% तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि सुना हुआ तो है ही, बस दोबारा रीड करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट नहीं लगाओगे सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। दिस इज नॉट अबाउट द मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिकल थिंग्स केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिकली फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में भी जाके इनऑर्गेनिक याद करोगे, वहां पे समझने की कोशिश करनी। तो क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम इजी चीजें ना ढूंढें। कुछ को क्वेश्चन दूंगा गूगल पे ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं किसी क्वेश्चन के लिए 5 दिन का टाइम दे, 5 दिन अपना दिमाग लगाओ। यार एक चीज बताओ, तुम लोगों से ज्यादा, इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट और इंसान से ज्यादा इफिशियंसी वाला ना कभी कोई बना होना नहीं। हमने क्वेश्चन आपको किया है,
एक समझ लो कि एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत चैलेंजिंग है, वो तुमसे सॉल्व होगा। वो जो खुशी है क्या गूगल के सॉल्यूशन देखने से खुशी आती है? सोच के देखने के लिए। नो सर। गूगल पे सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उससे खुशी आती है? आई ट्विटर पे सॉल्यूशन कर ले तो क्या तुम कॉन्फिडेंट रहते हो ये चैप्टर तुम्हें आता है? मत करो प्लीज, ये सब मत करो। क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ना, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मत करो। ओके, तो आप कोशिश करो कि टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करो जितना नेसेसरी है। जैसे क्लास लेना है, नेसेसरी है, स्कूल का क्लास है या आकाश का क्लास, आफ्टर दैट सब बंद करो, इससे पे रखो किनारे, शुरू हो जाओ पेन कॉपी नोटबुक। पढ़ाई का तरीका नहीं बदला है, कम्युनिकेशन का तरीका बदला है, हम लोग बातचीत का तरीका, क्लास लेने का तरीका बदला है, पढ़ाई का तरीका अभी भी वही है। पेन कॉपी से जितना प्यार करोगे, जिसका तुमने रिटन प्रैक्टिस किया होगा उसका वो चीजें अच्छे से दिमाग में होगा। और जहां पे रिटन प्रैक्टिस कम, आई ट्यूटर शुरू, ये शुरू वो शुरू, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू। और यूट्यूब पे जाके जब देखते हैं तो मजा ही आ जाता है। अच्छा देखते हैं रामलाल ने कैसे पढ़ा है, अच्छा मदन लाल ने कैसे पढ़ा है, क्या है, ये सब नहीं करो, मत करो। रिलाई करो अपने बुद्धिमानी पे, अपने आप पे भरोसा अपने आप पे रखो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो दैट इज वाई लास्ट में तुमसे कहूंगा, 2-3 बातें कहूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद डेटा कलेक्ट करना चाहिए, डेटा की सीक्वेंसिंग होना चाहिए, और ये सब सारा काम लिख के होना चाहिए। दिस इज फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक्यूरेसी पे अभी ज्यादा ध्यान दो, स्पीड कम होता है, दोबारा करोगे स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो लास्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा ध्यान देखना, पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, यस सर। लास्ट जो पार्ट है जो सबसे ज्यादा गलत होने के रिजल्ट जो है, रिजल्ट निकालने के बाद उसके जो ओरिजिनल कंस्टेंट है, पता चला एक्स का कोई वैल्यू आ गया जो रूट के अंदर चला गया, निगेटिव है, तो उसको हटाना है, उस कंस्ट्रेंट्स को हटाना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को हटाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, केयरफुली सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। हम लोग ये काम बहुत जल्दबाजी में गलत करते हैं। मान लो आंसर आया 1 तो फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, तो पता चला 1 ऑप्शन तो थर्ड में था। तो ये मतलब 1 सेकंड लगेगा, आंसर आ गया, अच्छा इसका आंसर, अच्छा 1 आंसर आया, 1 किस में है, आंसर मार्क करना है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक कहा था कि काफी टाइम लगता है, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करो फिर जजमेंटल बनो। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर देखो उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, 2-3 स्टेप्स कम कर सकते हैं। कभी कैलकुलेशन फास्ट करके सॉर्ट किया जाता है, कैलकुलेशन मेंटल करके सॉर्ट किया जाता है, कभी कभी अप्रोच ही हम लेंदी ले लेते हैं, उसको भी सॉर्ट किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट वे टू रिवाइज योर approach towards the mathematics. I hope after today's discussion you must take care of few things, how to study, how to revise, and what should be in your notebook and your booklet. जो आपको मॉड्यूल टारगेट मिला है उस बुकलेट पे क्या होना चाहिए, और इसको आप 2 महीने करके देखो, 1 महीने एटलीस्ट 1 महीने तो करके देखो, 1 महीने के बाद उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करके देखना, तो देखोगे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगा और बहुत जल्दी आप चीजों को रिवाइज करोगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अब 1-2 मिनट बचे हो पूछ सकते हो, और कुछ बचा नहीं सर। मेरा आई ट्यूटर वाला प्रॉब्लम। अच्छा ये इसको छोड़ दो। सर मुझे ये पूछना है कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या उसे हम कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर सकते हैं? व्हाई नॉट? तो सर मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर ये भी तो हो जाता है ना कि बाद में कभी वो क्वेश्चन मतलब छूट ही जाता है, या फिर वो मतलब उसके बाद हम बना ही नहीं पाते हैं, तो क्या ये सही होगा? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, हम लोग सॉक्स नहीं पहन, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि अगर उसको आपने ड्रॉप किया है ना, तभी तो मैंने कहा ना उस पेज के ऊपर ही लिख लो ना कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, पेज के ऊपर ही लिख लो ना कि ये क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। तो
क्वेश्चन ड्रॉप नहीं कर सकते अगर एग्जाम की आप बात कर रहे हो या फिर जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन बना रही हूँ और उस समय उसे अगर नहीं बन रहा तो क्या उसे ड्रॉप कर सकते कुछ टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए मतलब आधा घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने दिन के लिए? यस सर, जब तक मतलब उसको उस क्वेश्चन पे मतलब पूरे तरीके से ये ना हो जाए कि अब ये सॉल्व हो जाएगा खुद से, मतलब तब तक। नहीं नहीं, इतना भी लंबा, बस ये देखना है कि क्लास के साथ अगर मान लो उसके कंटेंट अगर आगे निकल गए हैं और फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो देयर इज द नीड ऑफ टीचर। ओके सर। अगर ऐसा है कि क्लास के कंटेंट अभी क्रॉस नहीं किए हैं और उसको जैसे मान लो हम लोग फंक्शन शुरू किए और उसी समय कोई लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन करना है तो उस आइडिया को थोड़ी दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद अगर वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। और आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचते हैं जिसको आप बाद में अटेम्प्ट करने के लिए रखते हो ना, यू मस्ट राइट ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, पर्टिकुलर जो पेज है ना उसके टॉप पे लिख लो ना कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये मेरा डाउट है, ये डाउट है, और पेंसिल से लिख लो, जो डाउट खत्म हो जाए उसको सीधे इरेज कर दो। जैसे आप लोगों से क्लास में डाउट पूछता हूँ तो सीधे बोलो पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो ये आइडिया ड्रॉप नहीं, देखो कोई भी चीज तभी तक डिले करना चाहिए जब तक उसके कंसेप्ट ना हो, उसके बाद तो 1 सेकंड का डिले ठीक नहीं। ओके सर। प्लीज एनीथिंग एल्स? सर पूरे दिन में टाइम मैनेज कैसे करें? सेल्फ स्टडी करने का टाइम बहुत कम मिलता है। अच्छा ठीक है, ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिलता है, खासकर आप लोगों को वेडनेसडे वगैरह को कम, संडे को कम मिलता होगा, सैटरडे को भी कम मिलता होगा, है ना? हेलो, आवाज ही बंद। सर उस दिन तो ज्यादा मिलता है। अच्छा, उस दिन ज्यादा मिलता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, यू हैव 2 पार्ट ऑफ स्टडी, वन फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, स्कूल, एंड अनदर फॉर आकाश। आकाश की जो क्लासेस होती है उसमें क्या है कि देखो है कि टाइम तो सबको 24 आवर्स ही मिलेंगे, किसी के लिए तो अभी न्यू शेड्यूल आया नहीं है, अभी नया कोई लॉ आया नहीं कि दिन रात 48 घंटे के होंगे। तो अब 24 आवर्स जो मिलेगा तो इसमें वाइजली आप देखो, ये क्या होता है ना, इंडिविजुअल होता है, तो वाइजली आप ये एडजस्ट करो। सबसे पहली बात क्या है ना कि आप क्लास को इंटेंसिव पढ़ाई करो, क्लास में इंटेंसिव फोकस मतलब हाईली फोकस्ड करो। जब आप क्लास में हाईली फोकस्ड रहोगे ना तो आप क्लास से निकलने के बाद 20 मिनट में इस क्लास में क्या क्या सीखा उसको लिख लो, तो आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर पूरे 3 घंटे के क्लास आप करते हो चाहे स्कूल का या आकाश का, उसको 20 मिनट में पूरा लिख सकते हो आज का टॉपिक क्या है। नहीं अगर ये लिख पा रहे हो तो मम्मी या पापा से कहानी सुना दो कि आज मैंने ये टॉपिक ये टॉपिक पढ़ा। क्योंकि बोलना जो होता है ना बड़ी अच्छी हैबिट होती है, लिखना बड़ी अच्छी हैबिट होती है। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्योंकि आपको अगर मार्केट से सामान भी लाने जाना है तो लिस्ट बनाते हो, मेमोरी पे रिलाई नहीं करते, है ना? तो पहले ये है। और दूसरी बात है कि आप ये देखो कि आपके स्कूल कितने देर का है और आपके आकाश कितने देर का है, उसके बाद आपके डेली नीड्स कितने देर के, इसके बाद जो बाकी सोने का टाइम कम नहीं करना है, इस सब के बाद बाकी टाइम कितने बचते हैं आपके उसको कलेक्ट करो। और एक वीक में अगर 12 घंटे का अगर आकाश में क्लास ले रहे हो या 10 घंटे का ले रहे हो तो एक वीक का टारगेट करो कि सैटरडे संडे तक मेरे 20 घंटे के यानी उसके डबल का हमारा सेल्फ स्टडी निकलना चाहिए। और सैटरडे संडे में आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है, तो उस दिन हम इन जनरल हमारी हैबिट होती है चलो 10 बजे उठते हैं, बहुत थक गए हैं, वो नहीं करो। सबसे बेहतर है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करके फिर शाम में एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस जैसे बढ़ा है ना तो टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर आप ये इस थॉट प्रोसेस के साथ रहोगे कि 10th में हम जितना समय देते थे उसमें 11th भी हो जाए तो शायद नहीं होगा। और दिस इज नॉट फॉर साइंस ओनली, दिस इज फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज ऑल्सो, क्योंकि वहां पे कंटेंट बढ़े हैं। जैसे कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे अगर मान लो पहले 100 पेज की बुक पढ़नी होती थी, 500 पेज की बुक पढ़नी होगी, टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। पहले 10th में 2 टारगेट 2 मॉड्यूल बच्चे पढ़ते थे, अब 6 मॉड्यूल पढ़ेंगे, 6 + 6 + 6 18 मॉड्यूल पढ़ेंगे। अब 2 मॉड्यूल और 18 मॉड्यूल, तो टाइम तो ज्यादा चाहिए ही। और आप उसमें देखो कि आप कहाँ टाइम किस किस चीज में आपका किल हो रहा है, और आप उसके लिए एक सुटेबल एक बार ना मुझे लिख के बता दो कि आप एक वीक का करो कि आप क्या क्या करते हो,
1 वीक का करो, उसको भेजो, फिर इंडिविजुअल होता है, ये कोई जनरल चीज नहीं होता है। जनरल डिस्कशन के लिए कभी हमारे एकेडमिक हेड जो है वो करेंगे, लेकिन वो जनरल डिस्कशन वाला एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही काम करता है। ठीक है, अगर मान लो किसी को सर दर्द है, उसको एक ही मेडिसिन देंगे तो नहीं सॉल्व होगा ना। सर दर्द किसी भी रीजन से हो सकता है ना, सबको एक ही मेडिसिन थोड़े काम करता है। किसी को माइग्रेन हो सकता है, किसी को नॉर्मल हो सकता है, किसी को और कुछ हो सकता है, किसी को और कुछ हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग, आप कितना टाइम वेस्ट करते हो उसको यूज कर लो। ये वेस्ट नहीं करना सोने। अब ये नहीं कि सर मैं सो ही ना, नहीं, ये नहीं करना। 6 घंटे सोना है तो सोना, ठीक है। स्कूल के क्लास से तो करना है, स्कूल के क्लास छोड़ दो नहीं, आकाश का क्लास छोड़ दो नहीं, कितने करनी है भाई। तुम 6 घंटे सोओगे, 3-4 घंटे स्कूल का क्लास करोगे, 2-3 घंटे आकाश का क्लास करोगे, तो 6, 3, 9, 3, 12 हो गए। ओके, तो 12 घंटे ये हो गए। उसके बाद अब मान लो स्कूल 2 के घंटे 5 और, घंटे चलते हैं, बाद में 2 घंटे और ले लेते हैं, 14 घंटे हो गए। 15 घंटे, 16 घंटे ले लेते हैं इधर, सोने होने सब लगा के। 16 घंटे के बाद अभी भी 8 घंटे बच रहे। 8 घंटे में और 2 घंटे निकलो, अभी भी 6 घंटे बचे, और भी 1 घंटे निकल। तो डेली 5 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, बशर्ते कि पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, सोचते रहेंगे, पढ़ेंगे 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 तो सोचने से नहीं। हाँ, शुरुआत में डिफिकल्टी होती है बेटा, शुरुआत में होती है कि सोचते हम ज्यादा है, पढ़ते कम। पढ़ना शुरू करो, जब समझ में आना शुरू करो, फिर मजा आना शुरू होगा ना। पढ़ाई एक ऐसी बीमारी है ना बेटा, एक बार लग जाए ना तो अच्छे अच्छे इंसान को समय मिल जाता है, खाना पीना दूभर हो जाता है। एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग 10th में नॉवेल बहुत पढ़ते होंगे, कोई कहता था नॉवेल पढ़ने के लिए? तो मेट्रो में जा रहे हैं नॉवेल पढ़ रहे हैं, मैंने बच्चों को देखा है, सो रहे नॉवेल पढ़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे नॉवेल पढ़ रहे। कौन कोई कहता है? इंटरेस्ट जगा मैथ से, फिर इसके बाद इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो टाइम निकलना शुरू हो जाएगा, और जब टाइम निकलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आप अपना एक पर्सनल शेड्यूल, हाँ एक तो मैंने देख लिया, डेली बेसिस पे होमवर्क दे रहे हैं, करिए 8 to 1:40 PM प्लस आई हैव टू डू आकाश, प्लीज गाइड मी टू मेक टाइम। आप अलग बात करना आगे, फिर इसके लिए अलग हम, तो हमारे से कोई बात नहीं। आर एस के बाद तो बड़ा अच्छा बुक है, एक क्वेश्चन देता है, एक ही टाइप पे 10 क्वेश्चन करना है ना। सर लेकिन उसमें बढ़िया से फेयर कॉपी बनाना होता है तो काफी टाइम लग जाता है उसमें। बढ़िया सर, अच्छा सुनो सर नंबर काट लेते हैं सर, कॉपी पे नंबर रहता है। ठीक है यार, एक चीज बताओ ना, 99% मार्क्स ही ले आओगे तो 80% हो जाएगा। उसको ठीक से करो, बढ़िया सुंदर बनाना है, लिख लो ना, वो भी तो काम ही आ रहा है ना, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम बेसिक लेवल का तैयार करवा दे रहे हैं, तो सीक्वेंस सीरीज में तुम्हें हेल्प मिल जाएगा बेटा। यस सर, लेकिन अभी रिलेशन फंक्शंस हो रहा था तो मतलब काफी क्लैश कर रहा था एक में। देखो कभी ना कभी ये सिचुएशन कि थोड़ा सा क्या है ना, ये डिलेड बैच है ना, थोड़ा सा डिलेड बैच है ना, थोड़ा लेट से बैच स्टार्ट हुआ है ना। सर मेरा स्कूल अभी जस्ट 1 सप्ताह पहले स्टार्ट हुआ है सर लेकिन वो एपी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हें पढ़ा दूंगा एपी, क्या दिक्कत है, करे मेहनत कर ले। संडे को भी स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर, सैटरडे को भी फुल डे लेकिन चल रहा है। कोई बात नहीं, आप 1 वीक का शेड्यूल बनाओ। आप लोगों के लिए ना, जिनका स्कूल ऐसे चल रहा है ना, उनके लिए 1 वीक का शेड्यूल चलेगा, उनके लिए 1 दिन का नहीं चलेगा। आप सबसे पहले क्या काम करो पता है? आकाश खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो जाए, क्लास, सबसे पहले स्कूल का खत्म करो, फिर देखो कितना समय बचता है, उसको आकाश के लिए उठना। अब वो तो तुम्हारा है सर ना। कल 9:30 हो गए सर रात में। कोई बात नहीं बेटा, बेटा देखो, कभी दिवाली होता है, कभी होली होता है। एक चीज मुझे बताओ, इतने दिन से स्कूल नहीं था उसका भी तो एंजॉय तुम्ही ने किया है ना। दिवाली Yes, होली sir. दशहरा सब आएगा, अभी स्कूल वालों पे प्रेशर है कि उनको जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, और आपका भी शेड्यूल इसीलिए तो यहाँ आकाश में बदला है, क्वाड्रेटिक आ गया, कॉम्प्लेक्स। मेरे स्कूल वालों ने तो 5-6 चैप्टर्स खत्म कराते जा रहे हैं। ठीक है, आप भी खत्म करते जाओ। उन्होंने 6 चैप्टर तो मुझे याद है करवा दिए, बाकी शायद 1 चैप्टर बाकी है। मैं यहाँ पे डिस्कस करने हाउ टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व स्कूल प्रॉब्लम नहीं। अरे डिस्कस कर स्कूल वाले फॉर्मूला लिखवाते हैं,
2 क्वेश्चन कराते हैं, 4 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। ये गलत बात है, ये मैं नहीं सुनता हूँ, कभी भी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना। आप ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है। किसी को नहीं जाना है, बोर्ड पास